सभी को नमस्कार। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड फिजिक्स में बीएससी का जो पार्ट है उसमें पहली यूनिट आपकी मैकेनिक्स की हो गई है और दूसरी यूनिट जो है वो क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स के नाम से दी हुई है। और आरपीएससी सिलेबस का एनालिसिस करें तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, तो हम 2 ही क्वेश्चन इसको मान के चलें। प्रीवियस ईयर एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आएंगे तो भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे कौन कौन से बन रहे हैं वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन एक आइडिया लगा के मैं बता रहा हूँ आपको। प्रीवियस ईयर एनालिसिस ये कहता है कि यहाँ से 2 ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। नाम इसका क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स दे रखा है और बीएससी पार्ट में दे रखा है इसको, जबकि इसका सिलेबस के अंदर जो टॉपिक्स दे रखे हैं वो पहले पुराना सिलेबस जो सेकेंड ग्रेड का था वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर था, उसको उठा के ऐसे कैसे शिफ्ट किया है और कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। तो मुझे लगता है अभी भी कंटेंट उसका वो का वही रहे। पुराना जो उसमें दिया हुआ था, कूलम्स लॉ दिया हुआ था, विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दिया हुआ था, डाइपोल दिया हुआ था और गॉस थ्योरम, और एक टॉपिक एक्स्ट्रा जुड़ा है मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है। बाकी कहने का मतलब 2 क्वेश्चन आते हैं तो एक तो मैक्सवेल क्वेश्चन से आ जाएगा और बाकी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक से पूरा आ जाएगा। तो या तो कूलम्स लॉ यहाँ से आ जाएगा, सारे वैसे क्वेश्चन एक एक बनने वाले हैं। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, विद्युत क्षेत्र और विभव से एक क्वेश्चन है, द्विध्रुव से एक क्वेश्चन है, गाउस थ्योरम से एक क्वेश्चन और मैक्सवेल इक्वेशन से एक क्वेश्चन है। मतलब 1 2 3 4 और 5। अगर आप प्रीवियस ईयर एनालिसिस को छोड़ दें और सीधे सीधे 5 क्वेश्चन भी एक एक टाइप के टॉपिक पे उठाना चाहे तो यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आएंगे, तो इनमें से कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है, हर एक से एक एक क्वेश्चन, और किस तरीके का बनता है, कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, वो हम इस चैप्टर में कर लेंगे, ठीक है। पूरा का पूरा चैप्टर पुराना 12th क्लास का चैप्टर था, उसको उठा के शिफ्ट किया है, बस एक मैक्सवेल इक्वेशन जोड़ी है, ठीक है। वो भी 12th क्लास के उस सिलेबस में, पुराने सिलेबस में था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं था, कोई दूसरे चैप्टर में था। तो 2 चैप्टर में से ऐसे टॉपिक उठा के आपके बीएससी पार्ट सेकेंड ग्रेड अब के बार नए सिलेबस में डाल दिया है। तो नया ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूँ। इजी वे में कूलॉम नियम पे, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव पे, फिर डाइपोल पे क्वेश्चन और गाउस थ्योरम पे। वैसे आपस में सब मिले हुए हैं तो हम क्वेश्चन ऐसे भी कर लेंगे जिनमें आपस में सबका एक तरीके से आपस में सारा कंक्लूड हो सके, और मैक्सवेल इक्वेशन पे एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और टोटल क्वेश्चन 2 इस यूनिट से आने की संभावना है क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स से। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो सबसे पहले आपका था कूलम्स लॉ, कूलॉम नियम। इसमें बिना टाइम खराब किए हुए जो आपके बेसिक है वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। 2 आवेश हैं, Q1 और Q2, 2 पॉइंट चार्ज हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस r है। लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, स्थिर विद्युतीय बल, जिसकी प्रकृति आकर्षण भी हो सकती है और प्रतिकर्षण भी हो सकती है। पहली बात, गुरुत्वाकर्षण में केवल आकर्षण प्रकृति थी जो मैंने आपको बताया था। यहाँ स्थिर विद्युतीय बल बोल रहे हैं जिसको, ये प्रोपोर्शनल होता है दोनों के गुणनफल के, ये प्रोपोर्शनल होता है दोनों की दूरी के व्युत्क्रमानुपात स्क्वायर के, ठीक है, 1/r²। इसको आप हटा रहे हो तो मिल रहा है आपको स्थिर विद्युतीय नियतांक K Q1 Q2/r²। यहाँ पे टाइम खराब नहीं करना, ये डायरेक्ट हो गया आपका कूलॉम बल या स्थिर विद्युतीय बल। 2 आवेश हैं, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो r है, ठीक है। यहाँ से दोनों के मध्य लगने वाला स्थिर विद्युतीय बल K Q1 Q2/r² से दिया जाता है। दूसरा इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। K जो स्थिर विद्युतीय नियतांक था उसकी वैल्यू, इसको आपने K की जगह क्या लिखा है, 1/4πε0, ठीक है। ये निर्वात की विद्युतशीलता है, ये इसको स्थिर विद्युतीय नियतांक भी बोलते हो। K की वैल्यू है 9 × 10⁻⁹, और आगे क्या वो भी आपको मैंने बताया हर एक चैप्टर में, न्यूटन मीटर स्क्वायर/कूलॉम स्क्वायर, ये आपको लेना है,
न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। और यहाँ से एप्सिलॉन नोट की वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हो। ये हो गया 8.85 गुणा 10 की पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान क्या रखना है आपको, ये वाला फॉर्मूला ये और ये एक ही है, लेकिन आरपीएससी एग्ज़ाम के लिए ये ज़्यादा ठीक है। कैसे ठीक है अभी देख लेते हैं। ठीक है, यानी आपके लिए कूलम्ब बल दो आवेशों के बीच में क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कोई दो चार्ज हैं, ये Q1 है, ये Q2 है, और इनके बीच की डिस्टेंस R है। ठीक है, और अभी इनके बीच में कुछ भी नहीं है, निर्वात है, और निर्वात की विद्युतशीलता जिसको आपने क्या नाम दिया, एप्सिलॉन नोट। इसकी वैल्यू क्या है, 8.85 गुणा 10 की पावर -12। ठीक है, और सदिश रूप में आप लिखो वेक्टर फॉर्म में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, F वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। इन दोनों की मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ये हो गया आपका आर कैप। अगर दोनों समान प्रकृति के आवेश हैं तो प्रतिकर्षण करेंगे, असमान प्रकृति के आवेश हैं, एक प्लस है एक माइनस है, तो आकर्षण होगा। ठीक है, लेकिन इस बल की दिशा हमेशा दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही होगी, इसलिए ये आर कैप लिखा है मैंने। ठीक है, ये है आपका निर्वात के लिए। अब किसी ने ये कह दिया दोनों आवेशों को उठा के पानी में ले जाओ, वहाँ पे उनके बीच का माध्यम बदल जाएगा, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नोट की जगह आपको एप्सिलॉन निकलना पड़ेगा ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये मिल रहा है आपको, आर कैप मान लो। ये हो गया आपका माध्यम के लिए, कोई भी माध्यम है। ये हो गया आपका निर्वात के लिए। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करो, क्या मिल रहा है आपको, ये माध्यम हो गया, ये हो गया निर्वात। माध्यम में क्या बच रहा है, ये पूरा का पूरा कट रहा है, सिर्फ इतना बच रहा है आपको, एप्सिलॉन नोट अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, यहाँ से आपको ऐसे भी मिल सकता है, इसको लिखते हो आप, अगर इनको उल्टा करो, निर्वात में जो बल लग रहा है वो माध्यम में जो बल लग रहा है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट, इसको आपने नाम दे दिया एप्सिलॉन आर। विद्युतशीलता परमिटिविटी। ठीक है, ये हो गया निर्वात की विद्युतशीलता परमिटिविटी। माध्यम के लिए एप्सिलॉन आ गया, निर्वात के लिए एप्सिलॉन नोट आ गया, और दोनों का रिलेटिव आ गया, तो ये रिलेटिव परमिटिविटी। आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, विद्युतशीलता यानी परमिटिविटी जिसको आप बोल रहे हो, आपेक्षिक विद्युतशीलता यानी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता, या फिर इसको पैरा विद्युतांक भी बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पैरा विद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहां से आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट। ठीक है, ये आपको माध्यम से, फिर फर्क क्या हुआ, क्वेश्चन कैसे आएगा आरपीएससी में, ये देखिए आप, निर्वात लिखा हुआ है, यानी ये आपका, इसको आप वैक्यूम बोल सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका अगर यहाँ पे माध्यम आ गया मीडियम, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये है निर्वात में, ये है माध्यम में। अब ये माध्यम मीडियम कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, और
दूसरा हो गया आपका ये निर्वात जो है समीकरण 1 में 2 से डिवाइड कर रहे हो आप, तो आपको क्या मिल रहा है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन आर, और इसको आपने क्या नाम दिया, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। ये माध्यम की परमिटिविटी या माध्यम की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, दोनों का अनुपात हो गया रिलेटिव परमिटिव, आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, इससे क्या फ़र्क पड़ा, यही यहाँ पे लिख सकते हो आप, यानी यहाँ से मिला एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। बस ये ध्यान रखना है, ये आपको यहाँ पे रख देना है। तो दोनों के बीच में माध्यम हो तो बल क्या यहाँ पे क्या लग जाए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब जो एप्सिलॉन आर है आपेक्षिक पैराविद्युतांक, रिलेटिव परमिटिविटी, जिस किसी माध्यम में दोनों आवेशों को रखा जाएगा उस माध्यम के लिए दिया जाएगा ये। ठीक है, जैसे निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 है। ठीक है, कंडक्टर्स के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू इनफाइनाइट है। ये 2 वैल्यू आपको ध्यान रखना है। पानी के लिए लगभग एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, लेकिन 80 के आसपास होता है। ठीक है, वो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, आरपीएससी सेकेंड ग्रेड एग्जाम में क्वेश्चन में दिया जाएगा कि कोई 2 आवेश हैं, उनके मध्य लगने वाला कूलाम बल 4 न्यूटन है। यदि उन दोनों आवेशों के मध्य ऐसा माध्यम भर दिया जाए जिसकी विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर का कोई ना कोई मान दिया जाए, तो फिर उनके मध्य लगने वाले कूलाम बल का परिमाण क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बनना आपको। तो यहाँ पे एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आप कर दोगे। कूलाम बल पे कैसा क्वेश्चन बनता है, ये आरपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन आपको बताता हूँ। ठीक है, ये आपके नोट्स में स्टडी मटेरियल में मान लो एक क्वेश्चन आया हुआ है, निर्वात में रखे 2 आवेशों के मध्य विद्युत बल लग रहा है, दोनों आवेशों के मध्य तांबे की पट्टी रख दिया जाए तो विद्युत बल होगा। आरपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन देखिए आप, ये है निर्वात में रखे 2 आवेश और उनके मध्य ये है Q1 और Q2, इनके मध्य बल लग रहा है F। ठीक है, अब कह रहे हैं दोनों के मध्य क्या रख दिया आपने, तांबे की पट्टी, कोई कॉपर स्लेब। तो अब विद्युत जो स्थिर विद्युतीय बल है वो हो जाएगा पहले की तुलना में अधिक, दूसरा ऑप्शन है पहले की तुलना में कम, तीसरा ऑप्शन है अपरिवर्तित, चौथा ऑप्शन है शून्य। तो आपको क्या करना होगा, ये क्वेश्चन देखिए, F इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। माध्यम है एप्सिलॉन, तो ये इसको आप लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तांबे के लिए क्या होता है एप्सिलॉन आर, यानी अभी मैंने आपको बताया धातुओं के लिए इनफाइनाइट। परमिटिविटी जो होती है, रिलेटिव परमिटिविटी मेटल्स के लिए मान लो या फिर कंडक्टर्स के लिए इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो यहाँ से F इक्वल टू क्या मिलेगा, ये इनफाइनाइट कर दी 0, यानी उनके मध्य लगने वाला कूलाम बल क्या हो जाएगा, 0। आरपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, निर्वात में रखे हुए 2 आवेश ये हैं और उनके बीच में तांबे की पट्टी रख दी, इसका मतलब शून्य हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है उनके बीच में कोई ऐसा माध्यम भर दिया जाता है जिसकी एप्सिलॉन आर की कोई ना कोई वैल्यू होती, 5, 10, 15, 20, 80, 70 कुछ भी होता, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर देते, यहाँ पे कूलाम बल कम हो जाता। और ये कम होते होते लास्ट में अगर आपने मेटल कंडक्टर ही रख दिया तो ये शून्य हो गया। ये आपको आरपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन, इसको समझने की बात है। कूलाम बल पे एक तो ये हो गया क्वेश्चन कि आपको फॉर्मूले से डायरेक्ट बन रहा है,
K(Q1 Q2)/r², इसको भी आपने लिखा है 1/4πε Q1 Q2/r²। जब तक नहीं दिया जाए तो एप्सिलॉन नोट मान लो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है अध्यारोपण का सिद्धांत या सुपरपोजिशन, ठीक है। कुछ नहीं है, बल एक सदिश राशि है और रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, सबको सदिश रूप से वेक्टर एडिशन करना होता है, ठीक है। या एक क्वेश्चन आरपीएससी पे आया हुआ है, उसी पे हम कर सकते हैं। जैसे ग्रेविटेशन में जो क्वेश्चन किया था, सेम क्वेश्चन वैसा का वैसा ही यहाँ पे भी आया हुआ है। क्या आया हुआ है, जैसे कोई एक स्क्वायर है, एक वर्ग है जिसके कोनों पे, जिसकी डिस्टेंस दी हुई है आपको a, और चारों कोनों पे यहाँ पे भी एक आवेश रखा हुआ है q, यहाँ पे भी आवेश रखा हुआ है q, सब जगह q आवेश रखा हुआ है। आरपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है और पूछ रहा है किसी एक कोने पे स्थित आवेश पे परिणामी बल का मान ज्ञात करो। ऑप्शन है 4। ये आपका क्वेश्चन है। पहला है K(Q2/2a²), दूसरा ऑप्शन है K(Q2/a²), तीसरा ऑप्शन है K(Q2/√2a²), चौथा ऑप्शन है K(Q2/2a²√2+1। ये आपके आरपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। विद्युत क्षेत्र के लिए भी आया है, गुरुत्वाकर्षण बल वाले फॉर्मूले उस चैप्टर में भी आया है और कूलाम पे भी आया है। सबको करने का तरीका एक ही है, आपको वेक्टर वाला चैप्टर अच्छे से आना चाहिए, बस कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए सारे के सारे चार्ज एक जैसे हैं, इसका मतलब ये इसको इधर की ओर, इसको नाम दे दिया आपने F1 वेक्टर, ये इसको इधर की ओर फेंकेगा, इसको नाम दे दिया आपने F2 वेक्टर। ये डिस्टेंस बराबर है, यानी ये इसका वैल्यू भी F वेक्टर, इसको भी F वेक्टर, दोनों एक मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग है और वो भी कितना 90 डिग्री। इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, कितना आएगा वेक्टर वाले फॉर्म से देखो, एक F इधर है, एक F इधर है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण है, तो रिजल्टेंट इनका क्या आएगा, F² + F² + 2F1F2, यानी F² cos 90 डिग्री। ये तो 0 हो जाएगा, तो क्या आएगा रिजल्टेंट 2F², और इसका भी अंडर रूट, तो यहाँ से क्या मिलेगा √2F, ये मिल रहा है। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या मिल रहा है √2F। F की वैल्यू क्या है, ये है √2F की वैल्यू है K(Q2) ये डिस्टेंस a², ये आ गया। इन दोनों की वजह से ये आया है, अब ये बच गया, तो यहाँ से ये वाली डिस्टेंस, ये भी इधर आएगा, ये भी ऐड हो जाएगा इसमें, इसको नाम दे दिया आपने F3। F3 की वैल्यू क्या है, F3 की वैल्यू आप करो वही सेम फॉर्मूला K(Q2/F3), यानी ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये a है, ये भी a है, तो ये कितना हो गया √2a। समकोण त्रिभुज दिख रहा है ना, इसलिए इसका स्क्वायर क्या लिखोगे 2a² हो गया। ये भी इधर है और ये भी इधर है, तो इस सब को जोड़ दो, यानी टोटल रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, F रिजल्टेंट इक्वल टू √2F की वैल्यू क्या है K(Q2/a² प्लस ये, यहाँ से आपको क्या मिल रहा है 2a², ऐड कर दो इन दोनों को, तो यहाँ पे लिख दूँ ये 18, रिजल्टेंट कितना आ रहा है, ये आ गया पहले तो √2F प्लस F3, ठीक है। यहाँ से आ रहा है √2K(Q2/a² प्लस F3 की वैल्यू क्या है K(Q2)
और ये कितना है, ये वाली वैल्यू 2a²। इनको जोड़ो, क्या मिल रहा है ऑप्शन में, kq² अपॉन 2a²। ठीक है, ये हो गया 1 प्लस 2√2। यहाँ पे एक ऑप्शन ये 2 हो रहेगा, 2√2 प्लस 1। ये आपका आंसर हो गया। डी ऑप्शन देखो। अब ये आपको देखने में कैलकुलेटिव लग रहा है, ठीक है, थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। सिर्फ आपको वेक्टर वाला वो आना चाहिए, वहाँ से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो कूलाम बल पे अब आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन कर दिया आपने, मतलब स्क्वायर दिया हुआ था, चारों कोनों पे आवेश दिए हुए थे, विद्युत क्षेत्र में भी आ सकता है। ठीक है, इसकी वजह से ये बल इधर लग रहा है F, इसकी वजह से बल लग रहा है F, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ जाएगा √2F, और फिर ये जोड़ दोगे, ये वाला आवेश की वजह से ये और जुड़ जाएगा F3। ठीक है, टोटल, और फिर रिजल्टेंट आपको मिल जाएगा F वेक्टर इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, सारे हैं, उन सबको आप जोड़ दोगे। ये आपका कूलाम बल हो गया। उसके बाद में पहला क्वेश्चन आपका था कूलाम बल पे, कूलाम नियम पे, ये मान लो आप। दूसरा क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव। विद्युत विभव, यहीं से विद्युत क्षेत्र, कूलाम बल हो गया, वहां से आपको विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन बन जाएगी कि कोई आवेश है, आवेश के चारों ओर का ऐसा कोई क्षेत्र होगा जिसमें कोई दूसरा आवेश आप लेके आओगे तो बल का अनुभव करेगा, वो क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, एग्जाम में डेफिनेशन नहीं आएगी, आपको सिर्फ ये देखना है विद्युत क्षेत्र E = F/Q, कोई टेस्ट चार्ज है, और यहाँ से सबसे पहली बात, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम, या दूसरा यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। ठीक है, इसकी विमा आपको कैलकुलेट करनी, ये भी आनी चाहिए। न्यूटन पर कूलाम से यानी m1 L1 T-2, और कूलाम की होती है A1 T1, तो इसको क्या मिल जाएगा, m1 L1 T-3 A-1, विद्युत क्षेत्र की विमा, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे विद्युत विभव जो है, किसी एक कूलाम परीक्षण आवेश को, यानी टेस्ट चार्ज है जिसका मान कितना है, 1 कूलाम, उसको अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाओगे तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य W/Q, ये विद्युत विभव है। ये आ जाएगा आपको इनफाइनाइट से r डिस्टेंस तक लेके आ रहे हो E.dl। ठीक है, कैसे आया, कहाँ से, ये सारा भी अगर डायरेक्टली आपको सीधा नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, इजी वे में, यूनिट डायमेंशन से कर सकते हो। कहने का मतलब ये है, एक कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य W/Q। ठीक है, W क्या है, F/dl, बल गुणा विस्थापन, ये होता है, ये Q है। यहाँ से आपको F = KQ1Q/r², फिर ये Q/ में फिर dl, ऐसे भी आ रहा है, ये कट रहा है आपका, क्या मिल रहा है, KQ1/r² × dl। ठीक है, KQ1/r²। अब यहाँ से देखो, E = F/Q0 है, इसको भी आप क्या लिख सकते हो, E = KQ1, दूसरा चार्ज Q0/r², फिर Q0 से डिवाइड कर रहे हो, तो E = क्या मिल रहा है, KQ1/r²। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र KQ1/r², ये यहाँ पे लिख दिया आपने। तो V = एक तरीके से क्या मिल गया, E/dl मिल गया, मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो इन सब में आपको नहीं जाना है, एग्जाम में क्या पूछेगा उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, यहाँ से देखो E = इसका V/L ऐसे भी लिख सकते हो, यानी वोल्ट पर मीटर, विद्युत क्षेत्र का मात्रक, यहाँ से पता लग गया आपको। ठीक है, अब देखो दोबारा एग्जाम में कैसे आएगा उसको पढ़ना है। RPSC सेकेंड ग्रेड में विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड,
और विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपका। सिंपल डेफिनेशन आप लिखते हो E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे तो V इक्वल टू होता है W अपॉन क्यू। एक तरीका ये है, दूसरा आप लिख सकते हो माइनस इन्फाइनाइट से R E डॉट डी आर या DL, कुछ भी लिख दो आप, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये हो गया दूसरा। वही पॉइंट चार्ज की वजह से, ये बिंदु आवेश की वजह से है, और इसी से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर मिला था, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा के क्यू अपॉन आर। यहाँ से आरपीएससी में क्वेश्चन आ सकता है। बस आपको के की वैल्यू पता है 9 गुणा 10 की पावर 9, आपको सिर्फ चार्ज आवेश की वैल्यू दी जाएगी और डिस्टेंस आर दी जाएगी, और आपको सीधा पूछ लिया जाएगा कि 2 माइक्रोकुलाम कोई आवेश है, उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। ये सेकेंड ग्रेड में आने वाला क्वेश्चन है आपके। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। क्या फ़र्क है दोनों में? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये के क्यू अपॉन आर। ठीक है, विद्युत विभव, इन दोनों में भी यहाँ से आपको पता चल रहा है क्या रिलेशन दोनों से। एक तो यहाँ से आप कर सकते हो सीधा सीधा मैग्नीट्यूड वाइज देखो तो आपको पता लग रहा है कि E इक्वल टू वी अपॉन आर या L, कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में आप देखो तो विद्युत विभव होता है वो अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो सदिश रूप में आप लिखोगे तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, यानी वे वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। यहाँ दोनों से, दोनों के आपस में भी एक रिलेशन निकालोगे तो E वेक्टर इक्वल टू माइनस ग्रेड V। इसका मतलब क्या है? E इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल एक्स। ठीक है, ये V हो गया I कैप, डेल अपॉन डेल Y V J कैप, डेल अपॉन डेल Z V K कैप। पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है आपको, आंशिक अवकलन करना है। ठीक है, मुझे नहीं लगता सेकेंड ग्रेड में यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, लेकिन फिर भी हम कर सकते हैं। सिर्फ एक आंशिक अवकलन करना है, आपको विभव दिया जाएगा, और वैसे भी देखो यूनिट और डायमेंशन से भी हो रहा है, V अपॉन एक्स यानी वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। ये अदिश राशि है, इसका ग्रेडियंट लिया तो सदिश राशि आपको मिल रहा है आई कैप, जे कैप और के कैप। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक रिलेशन ये भी होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में। ठीक है, यहाँ से अगला क्वेश्चन देखें, ये आपको पता लग गया विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव, यानी पहला पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण आप बात करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। विद्युत विभव क्या बनता है? के क्यू अपॉन आर। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। E और V में रिलेशन क्या है? E वेक्टर इक्वल टू माइनस ग्रेड V, E वेक्टर इक्वल टू माइनस, यहाँ से भी आपने क्या लिख दिया? डेल अपॉन डेल एक्स V I कैप प्लस डेल अपॉन डेल Y V J कैप प्लस डेल अपॉन डेल Z V K कैप। ये डी अपॉन डी एक्स भी कुछ लोग, अब बायो के स्टूडेंट आप बोल सकते हो, लेकिन ये डेल अपॉन डेल एक्स का मतलब आंशिक अवकलन हो गया। कैसे? क्वेश्चन आपके दिया हुआ है, कर सकते हैं। जैसे मान लो V दिया हुआ है 3x स्क्वायर YZ। ठीक है, ये पोटेंशियल विभव दिया हुआ है किसी जगह पे, और आपको पूछा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ E, तो आप क्या करोगे? वापस इसी फॉर्मूले से माइनस ग्रेड V, E वेक्टर इक्वल टू माइनस, फिर इसका डिफरेंशिएशन आंशिक अवकलन करोगे, यानी सिर्फ x का, तो क्या मिल रहा है आपको? 6xyz I कैप प्लस, आपकी बार सिर्फ y को, c का डिफरेंशिएशन आंशिक अवकलन करना है, बाकी सब ऐसे कैसे 3x स्क्वायर z। ठीक है, उसके बाद में z को सिर्फ माना है तो ये हो गया 3x स्क्वायर y, ये j कैप, ये k कैप। ये आपका विद्युत क्षेत्र हो गया।
ठीक है, तो मुझे नहीं लगता यहाँ तक आरपीएससी एग्जामिनर आएगा, क्यों, उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका काम यहीं से हो जाएगा। तो जिन लोगों को स्किप करना है वो इसको स्किप कर सकते हैं, मैथ्स वाले स्टूडेंट इसको भी देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि अवकलन इसके अंदर आ रहा है, डिफरेंशिएशन आ रहा है, वो भी पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकलन आ रहा है, तो फिर बायो के स्टूडेंट को ध्यान रखते हुए इसको आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हो। आगे चलते हैं। पहला हो गया आपका कूलाम नियम। दूसरा हो गया आपका विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव, इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। अब वापस आएंगे, फिर इसके बाद में है विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसका अलग से नाम नहीं है, लेकिन गाउस नियम दे रखा है तो इसका मतलब ये भी आपको आना जरूरी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई, जिसको आप डिनोट करते हो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश ds वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। और वैसे देखें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, यानी विद्युत बल रेखाओं की संख्या है, उसी को विद्युत फ्लक्स बोलते हैं और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और इसका मैथमेटिकल तरीका क्या हो गया, विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश, यानी ये हो गया आपका, इसका मात्रक है न्यूटन पर कूलाम, इसका यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर, तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ठीक है। ये विद्युत फ्लक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा, विद्युत फ्लक्स को ऐसे भी लिखते हो ई डी एस कॉस थीटा, ये डॉट प्रोडक्ट है, अदिश गुणनफल है, तो उसको हटाते ही कोस थीटा आ गया। यहाँ से सपोज करो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, यानी ये कोई आपका पृष्ठ है और विद्युत बल रेखाएं ऐसे ही गुजर रही हैं, ये विद्युत क्षेत्र है, ये पृष्ठ ऐसे, इसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होगी, इस डायरेक्शन में, यानी ये ds वेक्टर हो गया, ये विद्युत क्षेत्र भी इस दिशा में दिया हुआ है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल, यानी थीटा बराबर 0 डिग्री, तो फ्लक्स का मान फाई ई बराबर क्या मिलेगा, ई ds कोस 0 डिग्री, और कोस 0 डिग्री का मतलब कोस 01, तो यहाँ से क्या मिल रहा है, ई ds। वही अब की बार ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, लेकिन इसको आप ऐसे रख दो, तो ds वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, दोनों 90 डिग्री। दूसरा केस हो गया, अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो फ्लक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, cos 90 0, यानी फाई ई बराबर 0। ये भी आपके यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि आपको ई की वैल्यू दी जाए, एक क्वेश्चन आपके आया हुआ है किसी एग्जाम में, देखिए ये है विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है आपको ई वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, और ds वेक्टर इक्वल टू दिया हुआ है आपको 100k कैप, और फ्लक्स पूछा है, तो डॉट प्रोडक्ट करना है ई डॉट ds। ये वेक्टर वाले में आप करके आ चुके हैं, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो तो इसका मतलब ये इसके साथ नहीं होगा, इसके साथ भी नहीं होगा, इसके साथ बचेगा, यानी कितना आ रहा है ये 500। आंसर आपका आ गया न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। इसको लिखो, फिर इसको लिखो, एडिश गुणनफल करो। मैं आगे वाले चैप्टर में इसीलिए ये स्पीड बढ़ती है हर चैप्टर में कि इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट अभी आपको मैं नहीं कराऊंगा, आपको करना है, क्यों वेक्टर वाले यूनिट में आपको करवा दिया था, आपको आना चाहिए। ई डॉट डी एस करोगे तो आई के साथ 0 हो जाएगा, जे के साथ 0 हो जाएगा, के और के बचेंगे, तो इसका मतलब सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा, तो ये 500 हो गया। ये फ्लक्स पे इजी क्वेश्चन हो गया। तो फ्लक्स क्या है, वैसे देखें तो विद्युत बल रेखाओं की संख्या है और कुछ नहीं है। मैथमेटिकली देखें तो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों का अदिश गुणनफल है, डॉट प्रोडक्ट है, उससे इसका मतलब क्या हुआ, ये भी क्या है, एक तरीके से स्केलर क्वांटिटी हो गई, अदिश राशि हो गई। विद्युत फ्लक्स क्या है, अदिश राशि है, मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, विमा क्या है वो आपको कैलकुलेट करनी है, न्यूटन की विमा, कूलाम की विमा और मीटर स्क्वायर की विमा, ठीक है। ये विमा आपको पता होना चाहिए। तो विद्युत फ्लक्स के बारे में आपको पता लग गया। इसके बाद में वापस आ जाऊँ, एक क्वेश्चन आपका था कूलाम नियम पे, जो मैंने करा दिया डायरेक्ट, या तो माध्यम बीच में आ जाए, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, या फिर कूलाम में आपको ऐसे पूछ ले F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। दूसरा क्वेश्चन था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पे। इंट्रोडक्शन में क्या करोगे, इनका फॉर्मूला, ठीक है, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, यहाँ पे V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। दूसरा फॉर्मूला था बिंदु आवेश के कारण E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। उसके बाद में तीसरा है आपका फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसको आपने लिखा है फाई E इक्वल टू ई डॉट डी एस। इंटीग्रेशन मतलब पूरा, अगर संपूर्ण फ्लक्स आपको निकालना हो तो, ठीक है। वैसे आप ऐसे भी लिख सकते हो ई डॉट एस, यानी अदिश गुणनफल, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो ई एस कोस थीटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, विद्युत बल रेखाओं की संख्या, पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। ये आपको सिर्फ फॉर्मूला ध्यान रखना है। अब यहाँ से अभी तक छोटे क्वेश्चन ये बनने वाले थे, वो मैंने बना दिए, आपको बता दिए। वापस आ जाओ, अब गाउस नियम क्या है, सबको जोड़ देगा आपस में। चौथा पॉइंट है आपका गाउस नियम। गाउस ने क्या कहा है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लास्ट पॉइंट आपका जो था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो आपने कैसे किया, फाई ई इक्वल टू ई डॉट डी एस, यहां से आपने बताया। और गाउस ने क्या किया है कि कोई भी एक क्लोज सरफेस है, कोई बंद पृष्ठ है, उसके अंदर जितना भी आवेश रखा हुआ है Q1 Q2 Q3, ठीक है, इससे जितनी भी बल रेखाएं गुजर रही हैं, अब बल रेखाओं की संख्या को आप क्या नाम दिया, आपने फ्लक्स नाम दिया है, तो उसकी वैल्यू होती है सिग्मा क्यू, यानी जितना भी चार्ज है उन सबको ऐड कर दो। और सिग्मा क्यू मतलब चार्ज जो है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। आवेश क्या है, अदिश राशि है, ठीक है। वो तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को सोल्व करोगे तो आपको विद्युत फ्लक्स की वैल्यू मिलेगी। ये गाउस का नियम है, ठीक है। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, गाउस नियम क्या है, किसी बंद पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू कितना होता है, उसके अंदर जितना भी चार्ज है, सिग्मा क्यू निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है, एप्सिलॉन नोट, इनके अनुपात का मान विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है, ठीक है। कैसे करोगे, मतलब सपोज करो ये कोई क्लोज सरफेस है, कोई जरूरी नहीं है एग्जैक्टली ये आपका स्फीयर हो, गोला हो या फिर कुछ और हो, ठीक है, कैसा भी पृष्ठ हो सकता है। यहाँ पे आपने लिखा ये है 2 माइक्रोकूलम, एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है माइनस का 3 माइक्रोकूलम, एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है 4 माइक्रोकूलम। तो इस पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स, गुजरने वाले फ्लक्स का मान कितना होगा। फॉर्मूला क्या कह रहा है, गाउस के नियमानुसार आपको ध्यान रखना है कि फ्लक्स फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। क्यू की वैल्यू कितनी है, ये है 2 माइक्रोकूलम माइनस 3 माइक्रोकूलम प्लस 4 माइक्रोकूलम और फिर एप्सिलॉन नोट। फ्लक्स फाई ई इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है, 6 में से 3 गया, 3 अपॉन एप्सिलॉन नोट, ठीक है। और ये माइक्रोकूलम और एप्सिलॉन नोट की वैल्यू आपको इसका मात्रा कितना होता है, ये सब सोल्व कर लो आप। एप्सिलॉन नोट का हो गया कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। माइक्रो को भी 10 की पावर माइनस 6 लिख लो, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ये वाला, ठीक है। यानी ये आपको ध्यान रखना है। अब यही सेम आवेश अगर ऐसे रखे हुए होते एक स्फीयर के अंदर, गोले के अंदर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका आकार आकृति कैसे भी हो, आपको तो इनको जोड़ना है बस, समझ गए आप। ये आपको बस इसको बंद बनाना है, पूरा क्लोज सरफेस बनाना है इसको। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि गाउस का जो नियम है वो खुले सरफेस के अंदर काम नहीं करे, ओपन सरफेस नहीं होना चाहिए, क्लोज सरफेस होना चाहिए। एक तो फ्लक्स की डेफिनेशन आपने ये बनाई है, एक फ्लक्स की डेफिनेशन गाउस ने बनाई है, ठीक है। ये दोनों फ्लक्स की ही डेफिनेशन है, परिभाषाएं हैं, यहां से आप गणना कर सकते हो। लेकिन इसका फायदा क्या उठा कि इन दोनों को मिला के मान लो
क्या मिल जाता है आपको, देखो एक बार आप, कि कोई एक पॉइंट चार्ज है, बिंदु आवेश है Q, और यहाँ से R डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का पता करना है। वैसे बिंदु आवेश के कारण मैंने बताया था क्या आया था, KQ/R²। वो अभी गाउस के नियम के हिसाब से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, मान लो ये R डिस्टेंस पे पूछा है ना, तो एक इसको क्लोज सरफेस बना दो, फिर गाउस नियम लग जाएगा। और क्लोज सरफेस बनाते गाउस नियम क्या कह रहा है, इसके अंदर फ्लक्स की वैल्यू कितना होना चाहिए, फाई = Q/ε0। आपने ये फॉर्मूला बनाया, वो क्या कह रहा है, फाई = E/S। S की वैल्यू कितनी है, 4πr²। गोले का क्षेत्रफल यही होता है ना। तो एक इक्वेशन तो ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। यहाँ से देखो दोनों को इक्वल करो, क्या मिल रहा है, Q/ε0 = E/4πr²। तो यहाँ से E = क्या मिल रहा है, Q/4πε0r²। इसको भी आपने क्या लिख दिया, KQ/r²। सेम वही मिल गया आपको। यानी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने ये फॉर्मूला लिखा था, पहले किया था। और गाउस के जो नियम है उसकी हेल्प से भी आप करो, यही आ रहा है सेम। तो एक तरीके से ये एप्लीकेशन हो गया गाउस का, गाउस नियम का अनुप्रयोग हो गया कि ऐसे आप इन दोनों फॉर्मूलों को अटैच करके, और कैसा भी किसी भी जगह आपको पूछा जाए कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव की गणना करो, तो आप विद्युत क्षेत्र के लिए पूरा वो एक तरीके से गाउस नियम का एप्लीकेशन बोल सकते हो। और हमारे सिलेबस में है कि गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, इसके अनुप्रयोग भी पूछ रखा है। अब अनुप्रयोग में आपको क्या रखना है, डायरेक्ट कुछ नहीं, जो जो आकृतियां आपको दिए जाएं क्वेश्चन में अपने सिलेबस में जो जो हैं, उनके लिए विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव का आपको पता होना चाहिए। कैसे, एक तो है आपका पहला पॉइंट, वापस आ जाते हैं, बार बार लिखा रहा हूं, इसका मतलब आपको रिवीजन हो रहा है। कूलाम नियम है, कूलाम नियम पे आपको F = KQ1Q2/r²। सदिश रूप में बात करें तो F वेक्टर = KQ1Q2/r², या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 1/4πε0 Q1Q2/r²। माध्यम आते ε0 की जगह क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन। दूसरा था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इनकी डेफिनेशन थी, परिभाषाएं थी और बेसिक फॉर्मूले थे। और उसके बाद में बिंदु आवेश के कारण आपने को मिला था KQ/r², यहाँ से मिला था V = KQ/r। तीसरा आपके था फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, फाई = आपने लिखा है E.S। ठीक है। उसके बाद में चौथा आ गया आपके गाउस लॉ, और गाउस नियम भी आपको क्या कह रहा है, फ्लक्स = किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश और ε0 का डिवाइड कर दो। उसके बाद में आता है गाउस लॉ के एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन में आपको ध्यान रखना, एक तो ये मैंने इसके लिए बताया था कि अभी ये ऐसी कोई भी आकृति हो, इस पर एक बार क्वेश्चन आया हुआ RPSC में कि ये कोई क्यूब है, घन है, जिसको आप क्यूब नाम जो दे रहे हो, इसके अंदर एक आवेश है Q, ठीक है, और इससे गुजरने वाला फ्लक्स विद्युत बल रेखाओं की संख्या दे रखा है फाई दे रखा है, सिर्फ उसकी वैल्यू कितनी है, फाई। और क्या कर दिया कि इसे जो घन है, क्यूब है, इसके आकार को दुगुना कर दिया, यानी इसकी ये जो भुजाएं हैं वो डबल कर दी और भी ज़्यादा बड़ा हो गया इसका आकार। तो फिर अब की बार इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा फाई डेश, उसकी वैल्यू हो जाएगी, ऑप्शन दे रखा था एक फाई, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन दे रखा था फाई डेश = 2 गुना हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन था फाई डेश = 8 गुना हो जाएगा, चौथा ऑप्शन था फाई डेश = 5/8, 8वां हिस्सा हो जाएगा। तो अभी मैंने बताया ये आकार कितना छोटा बड़ा वो मायने नहीं रखता, इसके अंदर जो आवेश है उस पर डिपेंड करेगा, इसके अंदर इसका कितना हिस्सा आ रहा है, पूरा का पूरा आ रहा है तो ये कितना हो जाएगा, फ्लक्स फाई, और फाई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, Q/ε0। एक तरीका, एक RPSC में आया हुआ क्वेश्चन ये है। एक क्वेश्चन और आया हुआ है, सेम यही चार्ज है, ये चार्ज को उठा के आप कोने पर रख दो, ये आया हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये था, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि ये जो क्यूब है आपका, आपके स्टडी मटेरियल में भी दिया है मैंने, खूब सारे ऐसे 2-3 केस दिए हुए हैं। ये क्यूब है। अब की बार क्या किया आपने, यहाँ कोने पे रखा है क्यू आवेश को। आप देखो इस बंद पृष्ठ के अंदर, अगर इस क्यूब के अंदर बात करेंगे तो इसका तो 8वां हिस्सा ही आ रहा है। इसको पूरा का पूरा पैक करने के लिए आपको इसका मतलब ऐसे 8 क्यूब एक तरीके से अंदर बनाना पड़ेगा, तब जाके पूरा एक बड़ा क्यूब बनेगा, और उसका ये 8वां हिस्सा आ रहा है। तो अब की बार फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है आरपीएससी में, कई एग्जाम्स में आता है कि एक क्यूब है, घन है, जिसके एक कोने पे, एक ये कोना हो गया, ठीक है, इस कोने पे किसी एक ये आप पूरा जैसे कमरे में भी ले सकते हो, उस कोने पे अगर क्यू चार्ज रखा हुआ है तो उस घन से, उस क्यूब से गुजरने वाले फ्लक्स का मान होगा क्या, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। वही चीज अगर ऐसे लिख दे, एक और क्वेश्चन बन जाए, ये आपका क्यूब है। अब की बार मान लो ये ऊपर वाला जो फेस है यहाँ पे रख दिया, तो अब की बार भी क्या है, ये आधा हिस्सा ही है। सॉलिड स्टेट में केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते हो, बायो के स्टूडेंट को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये पूरा क्यूब ऐसे बना हुआ है नीचे, और यहाँ पे रख दिया, इसका मतलब इसके अंदर तो आधा हिस्सा ही आ रहा है। इसको पूरा कवर करने के लिए एक और क्यूब ऊपर रखना पड़ेगा, तब जाके पूरा पैक होगा। पूरा पैक होने का मतलब एक तरीके से आधा हिस्सा मान रहे हो इसके अंदर। तो अब की बार फ्लक्स कितना आ जाएगा, सिग्मा क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या आंसर आएगा, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फाई क्या है, अगर आप आवेश को, चार्ज को कहाँ पे रख रहे हो, उस क्यूब के किसी एक फेस पे रख रहे हो, ठीक है। ऐसे सॉलिड स्टेट में भी आपको संकलन गुणांक पता करने के लिए ऐसे यूज किया जाता है, बीसीसी, एफसीसी और सिंपल क्यूबिक में। सेम वही स्थिति यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपका यहाँ से आ गया। वापस आ जाते हैं ये फ्लक्स वाला। अब गाउस नियम के जो एप्लीकेशन थे उसको आप किस प्रकार से लेते हो, तो एक तो हो गया, सीधा सीधा लिख रहा हूँ मैं, उस ई और वी, ठीक है। पहला पॉइंट है, यहाँ से आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण ई क्या मिल रहा है आपको, के ई क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। वी क्या मिल रहा है, के ई क्यू अपॉन आर। दूसरा पॉइंट, अगर आप कोई कंडक्टिंग स्फीयर बोलते हो, चालक गोला, कंडक्टिंग स्फीयर, चालक गोला, या फिर आप इसको स्फेरिकल सेल भी बोल सकते हो, खोखला गोला, दोनों का एक ही रिजल्ट आएगा। उसके अंदर आपको 3 जगह पूछा जा सकता है। मान लो इसकी रेडियस r है, एक पॉइंट यहाँ पे हो सकता है बाहर, एक पॉइंट यहाँ पे हो सकता है, और तीसरा पॉइंट यहाँ पे अंदर हो सकता है। यानी गोले के बाहर स्थित बिंदुओं पे, पृष्ठ पे स्थित बिंदुओं पे और अंदर स्थित बिंदुओं पे विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव बताइए, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र आपको क्या मिलेगा, ई आउट, बाहर तो सेम के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये वाली डिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर। सरफेस पे क्या आ जाएगा, सरफेस पे के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये आर यहाँ पे आ गया इस आर के इक्वल में, और अंदर क्या मिलेगा आपको, 0। ये विशेष तौर से ध्यान रखना है। ज़्यादातर क्वेश्चन डायरेक्टली भी आपको पूछा जा सकता है। चालक गोले के अंदर, कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर, या स्फेरिकल सेल, खोखला गोला, ठीक है। इन दोनों के ये गाउस नियम के अनुप्रयोग से ही कर सकते हैं अपन, ठीक है। डायरेक्टली कैसे किया, एक क्वेश्चन मैंने आपको करके बताया, दोनों को, एक फाई इक्वल टू ई डी एस, दूसरा है फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों को इक्वल करो फिर सोल्व करो, यही मिलेगा। तो वो जो प्रक्रिया है उस पर जाने के बजाय डायरेक्ट आप इसी को पढ़ लो, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उससे आपका काम हो जाएगा। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये फॉर्मूला है। चालक गोला, कंडक्टिंग स्फीयर या स्फेरिकल सेल, खोखला गोला, दोनों के लिए एक ही रिजल्ट है। इसके लिए आपको क्या करना है, आउटसाइड द स्फीयर, बाहर की ओर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर क्या है, स्मॉल आर, ये डिस्टेंस केंद्र से, यहाँ से इसके सेंटर से। सरफेस पे कितना हो जाएगा, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर, और अंदर क्या है,
विद्युत क्षेत्र क्या है, 0। ठीक है, क्यों? कंडक्टर को आप जैसे ही कोई चार्ज दोगे सीधा इसके सरफेस पे, पृष्ठ पे आ जाएगा, इसलिए अंदर क्या होगा, कोई चार्ज ही नहीं रहेगा, तो यहाँ से फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिकली अंदर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वापस इसके लिए भी पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा सेम इसी के लिए, कंडक्टिंग स्फीयर या चालक गोला या स्फेरिकल सेल, ये दोनों एक ही नाम है। यहां से भी आपको क्या मिलेगा, V आउट के क्यू अपॉन स्मॉल आर डिस्टेंस पे, ये इसकी खुद की रेडियस है R। V सरफेस पे क्या मिल रहेगा, के क्यू अपॉन कैपिटल R, और V इन साइड क्या मिलेगा, यहाँ पे हम गलती करते हैं 0, जबकि 0 नहीं होगा। चालक गोले के अंदर या स्फेरिकल सेल, खोखले गोले के अंदर, आप इसको ऐसे मानो, चालक गोला मानो, ठीक है। कंडक्टिंग स्फीयर जो है उसके अंदर विद्युत क्षेत्र तो 0 होता है, लेकिन विद्युत विभव का मान उतना ही होता है जितना कि उसके पृष्ठ पे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, के क्यू अपॉन कैपिटल R, ये आपको ध्यान रखना है। अंदर स्थित बिंदुओं पे विद्युत विभव का मान के क्यू अपॉन कैपिटल R। यहाँ पे अंदर स्थित बिंदुओं पे विद्युत क्षेत्र का मान क्या है, 0। कैसे? इसके पीछे का लॉजिक या तो आप सोल्व करो, V इक्वल टू कैसे सोल्व करते हैं, माइनस इनफाइनाइट से R डिस्टेंस E डॉट dr, यानी किसी एक कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक R दूरी पर लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य वो विद्युत विभव है। ठीक है, और उसी को आप करोगे इनफाइनाइट से पहले तो लेके आओगे यहां तक, सरफेस तक लेके आओगे। क्यों? आउटसाइड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान अलग है, विद्युत क्षेत्र का मान अलग है, इसलिए आपको अलग कार्य करना पड़ेगा। और अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र का मान 0 है, इसका मतलब यहाँ आपको कार्य की वैल्यू कुछ और आएगी। तो जो है यहाँ पे सबको जोड़ेंगे तो टोटल विद्युत विभव आएगा, इसलिए के क्यू अपॉन R यहाँ पे 0 इसका मान नहीं मिलेगा। आप डायरेक्ट इसको ध्यान रखना कि चालक गोले के अंदर स्थित बिंदुओं पे विद्युत विभव का मान उतना ही होता है जितना उसके पृष्ठ पे। न्यूमेरिकल आएगा आपको कैसे, इन दोनों के डिफरेंस को आपको ध्यान रखना है कि चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है लेकिन विद्युत विभव 0 नहीं होता। इंपॉर्टेंट है आरपीएससी के लिए, क्योंकि आपके सिलेबस में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों नाम दे रखे हैं, इसलिए आपको क्या समझना है, V इन साइड के क्यू अपॉन R, ये भी चालक गोले की बात कर रहा हूं, यानी उतना ही है जितना कि उसके सरफेस पे, पृष्ठ पे है। बाहर तो आपको पता है बिंदु आवेश की तरह ही व्यवहार कर रहा है, ठीक है, पॉइंट चार्ज की तरह, लेकिन कंडक्टिंग स्फीयर चालक गोले के कारण अंदर स्थित बिंदुओं पे क्या मिल रहा है, 0 नहीं मिल रहा है विद्युत विभव, के क्यू अपॉन कैपिटल R मिल रहा है। ठीक है, और अंदर स्थित बिंदुओं पर चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र क्या मिल रहा है, 0। उसके बाद में आप तीसरा, अगर ये चालक गोला नहीं हो, अचालक गोला हो, उसके कारण E और V, अचालक गोला यानी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, ऐसे भी आपके लिखा हुआ जा सकता है, समरूप आवेशित अचालक गोला, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। अचालक गोला अब की बार क्या है, पूरा का पूरा आवेश उसके अंदर यूनिफॉर्मली उसके वॉल्यूम में, आयतन के अंदर है, और आयतन के अंदर है तो आप इसको क्या बोलोगे, आयतन आवेश घनत्व रो इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ठीक है, इसकी रेडियस R है। अब की बार वापस वही, पहले बाहर की ओर E आउटसाइड, ये मिलेगा आपको वापस वही के क्यू अपॉन R स्क्वायर। पृष्ठ पे क्या मिलेगा, सेम वही के क्यू अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। अंदर क्या मिलेगा आपको, E इनसाइड रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये ध्यान रखना। अब की बार अचालक गोले के कारण अंदर स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 नहीं होता, रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब देखिए बाहर, ये आपको डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे सेकंड ग्रेड में, तो कैसे आएंगे, बाहर स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर।
अंदर स्थित बिंदुओं पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है। अचालक गोले के कारण यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर जिसकी बात करें तो ये 3 फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। ये तो सेम वही है, बस ये ध्यान रखना है, एक ही फॉर्मूला। अचालक गोले के कारण अंदर स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नोट। रो क्या है, ये रहा। कैसे लिखोगे, ऐसे भी लिख सकते हो, Q अपॉन गोले का आयतन 4/3 पाई R क्यूब, यानी 3Q अपॉन 4 पाई R क्यूब। ये यहाँ पे भी लिख सकते हो ऐसे। तो E इन इक्वल टू क्या मिल जाएगा, रो की वैल्यू क्या है 3Q अपॉन 4 पाई R क्यूब, फिर R ऐसे कैसे था 3 एप्सिलॉन नोट था, तो E इन इक्वल टू क्या मिल रहा है, ये कट गया 3 से 3, और क्या मिल रहा है आपको Q R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट कैपिटल R क्यूब। ऑप्शन में ये भी मिल सकता है, कुछ लोग डर जाएंगे क्या है कि ये आंसर याद करना है कि वो याद करना है। रो R बाई 3 एप्सिलॉन नोट और ये है Q R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट R क्यूब। आपको यही ध्यान रखना है कि ये जो R है इसके प्रोपोर्शनल है, इसको रो की वैल्यू रखी है मैंने, आयतन आवेश घनत्व है, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, Q अपॉन V होता है, इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा। तो ये तो कैलकुलेटिव पर्पज के लिए है, आपको ध्यान ये रखना है रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नोट। ये याद करने में आपको समझने में ज़्यादा इजी रहेगा। उसमें कहीं 1-2 R ऊपर नीचे हो गया फिर बोल दोगे बहाना तो अपने पास है कि बायो के स्टूडेंट हैं, तो वो एक्सक्यूज कोई नहीं सुनेगा आपके। रो R बाई 3 एप्सिलॉन नोट ये ध्यान रखना है, किसके लिए, अचालक गोले के लिए। चालक गोले के लिए क्या आया था, अंदर स्थित बिंदुओं पे 0। अचालक गोले के लिए क्या आया है, रो R बाई 3 एप्सिलॉन नोट। ठीक है, इसको हटा देते हैं। उसके बाद में विद्युत विभव की बात करें इसी के लिए, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, V आउट इक्वल टू वही फॉर्मूला KQ अपॉन R। इन साइड क्या हो जाएगा आपके, आप बाहर की ओर, ये अंदर की ओर आ जाएगा आपको KQ अपॉन 2R क्यूब 3R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। ठीक है, और सरफेस पे भी बात करोगे तो यहाँ से ये R आ जाएगा। सरफेस पे बात करोगे पृष्ठ पे तो यहाँ पे KQ अपॉन कैपिटल R लगा दोगे, यानी अचालक गोले के अंदर स्थित बिंदुओं पे ये वाला फॉर्मूला KQ अपॉन 2R क्यूब 3R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। यहाँ तक मुझे नहीं लगता वो आएगा एग्जामिनर, आएगा तो भी आप अगर भूल जाओ तो इसका इंटीग्रेशन करके निकाल सकते हो, समाकलन करके। लेकिन समाकलन में फिर कुछ लोग जैसे कमेंट किया था लास्ट टाइम पे कि सर पहले इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सिखाओ उसके बाद में ये आएगा, तो बेसिक इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, ये यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, KQ अपॉन 2R क्यूब 3R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। बाकी ये आने की संभावना ज़्यादा है, यहाँ से मुझे नहीं लगता आएगा। ठीक है, फिर भी आपको पता होना चाहिए उसका आंसर क्या है। उसके बाद में कोई कंडक्टिंग सीट के बारे में, अचालक पट्टी का सीट जिसकी बात कर रहे हो, 2 टाइप से हो सकते हैं, एक कंडक्टिंग चालक पट्टी का, एक नॉन कंडक्टिंग अचालक पट्टी का। उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू चालक के कारण होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, और अचालक के कारण होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट। यहाँ पे देखो एक नई चीज़ आ रही है, बाकी सब में कहीं ना कहीं आ रहा था E प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर, E प्रोपोर्शनल टू R। इस फॉर्मूले में कहीं पे भी R नहीं आ रहा है। इसका मतलब सीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, वो दूरी R पे निर्भर ही नहीं करता, उसके आसपास बिंदुओं पे विद्युत क्षेत्र का मान नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, चालक पट्टिका के कारण क्या ध्यान रखना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, अचालक पट्टिका के कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट। ये सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठ आवेश घनत्व है। आवेश घनत्व की बात करो आप, चार्ज डेंसिटी जो होता है ना, पहले उसके बारे में बता देता हूँ। ये इसको आपने 3 तरीके से डिवाइड कर, लेमडा है लाइन चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व है Q अपॉन L, इसका मात्रक हो गया कूलाम पर मीटर। दूसरा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये हो गया लाइन चार्ज डेंसिटी, ये हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसकी वैल्यू होगी Q अपॉन S। अब इसका सरफेस कुछ भी ले सकते हो आप,
तो जो आकृति आपको दी हुई मिलेगी उसका एरिया आप फॉर्मूला लगा दोगे, तो ये हो जाएगा कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तीसरा होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो, इसको लिखते हो आप Q अपॉन V, कूलाम पर मीटर क्यूब। ये आपको बेसिक चीज़ है, ध्यान होना चाहिए, ताकि किसी भी क्वेश्चन में इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो आपको करना है। चार्ज डेंसिटी, आवेश घनत्व, तीन तरीके से बताया जाता है इस चैप्टर में। लाइन चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व लेमडा इक्वल टू Q अपॉन L। सरफेस पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन S। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आयतन आवेश घनत्व रो इक्वल टू Q अपॉन V। मात्रक विमा आपको पता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था यहाँ पे रो का यूज किया है ना, गोले की बात कर रहा हूँ, स्फेयर की बात कर रहा हूँ तो आयतन आ रहा है तो रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। सीट की बात कर रहा हूँ तो 2 डायमेंशन हो गया, इसका मतलब अब की बार S आ गया, तो यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हो आप Q अपॉन S इंटू एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की जगह Q अपॉन S भी लिख सकते हो, ये फॉर्मूला भी आ सकता है, और इसको आपने डायरेक्ट लिख दिया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब आप लाइन चार्ज की बात करो, एक और आ गया, वो भी है, ये कोई इनफाइनाइट वायर है, इसकी लाइन चार्ज डेंसिटी लेमडा यानी Q अपॉन L। और यहां से भी आपको पूछ लिया स्मॉल r डिस्टेंस पे विद्युत क्षेत्र बताओ, तो इसका फॉर्मूला है 2k लेमडा अपॉन r। ये आपको ध्यान रखना, लेमडा का मतलब यहाँ पे क्या है, Q अपॉन L, ठीक है। इसकी डेंसिटी दे रखी है, यहां से आपको पता रख रहा है लाइन चार्ज, कोई रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E प्रोपोर्शनल टू 1/r होती है, ठीक है। यानी मैंने आपको कंक्लूड करके कितने फॉर्मूले लिखा दिए वो बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में क्या, अच्छा एक और बच गया, फिर रहता है विद्युत द्विध्रुव है। एक साथ कंक्लूड कर दूंगा मैं, आप चैप्टर में मेरे साथ एक बार बने रहिए, बीच में छोड़ना नहीं है आपको, फिर कंक्लूजन करोगे तो आपको पता लग जाए पूरा चैप्टर इजी वे में कैसे हो गया। इसको नाम दे दिया आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल। दो चार्ज हैं, उनका नेचर बिल्कुल ऑपोजिट है, परस्पर समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, ठीक है। ये प्लस Q एक दूसरा माइनस Q, एक दूसरे से बहुत 2L डिस्टेंस या 2A डिस्टेंस, शॉर्ट दूरी, ये एक तरीके से बहुत ही कम डिस्टेंस है, अल्प दूरी पे स्थित हो, ठीक है। तो इस सिस्टम को आपने क्या नाम दिया है, डाइपोल नाम दिया है, ठीक है। और इसी को आप डाइपोल मोमेंट अगर फाइंड करो P इक्वल टू Q इंटू 2L, कोई सा भी एक चार्ज ले और उनके बीच की डिस्टेंस ले, तो इसको आपने नाम दे दिया डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस की ओर, ऋण आवेश से धनावेश की ओर, जबकि विद्युत क्षेत्र की दिशा मैंने आपको बताई है प्लस Q है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करो, ये माइनस Q है, तो हमेशा प्लस Q से माइनस Q की ओर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, विद्युत बल रेखाएं जिनकी आप बात करो, ठीक है। विद्युत क्षेत्र में इनको आप समझ सकते हो एक तरीके से फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, वो सदैव कहाँ से कहाँ की ओर होती है, धनावेश से ऋणावेश की ओर, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर होती है। लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, ऋणावेश से धनावेश की ओर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को, इसको आप एक्सियल लाइन बोल सकते हो और इसको इक्वेटोरियल लाइन बोल सकते हो, निरक्षीय रेखा। इसको एक्सीय रेखा, इसको निरक्षीय रेखा। और यहां पे आप रखते हो, ये कोई आपका डाइपोल है, माइनस Q है, ये प्लस Q है, और इसका सेंटर है O, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस 2L मान लो। तो आपको क्वेश्चन एग्जाम में क्या आएगा, ये वाली लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है 2kp अपॉन r क्यूब। एक्सीय रेखा पर विद्युत द्विध्रुव के कारण r डिस्टेंस, यानी यहां से इसके सेंटर से
यहाँ तक कोई पॉइंट P रखा हुआ है तो उस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। इसका आंसर क्या है 2kp/r³। P क्या है Q इंटू 2L। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, आपको ध्यान रखना है E प्रोपोर्शनल टू 1/r³। बिंदु आवेश के कारण क्या था E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। लाइन चार्ज रेखीय आवेश के कारण क्या था E प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो सेकेंड ग्रेड में तो बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं, सीधा सीधा पूछा जा सकता है। आपको ध्यान रखना है विद्युत द्विध्रुव के कारण एक्सीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2kp/r³ होता है। निरक्षीय रेखा पे इसकी आधी होती है और उसकी डायरेक्शन इसकी इधर की ओर, यहाँ पे डायरेक्शन इधर की ओर। ठीक है, यानी ये होता है E = kp/r³। एक बार आरपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, एक क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ था किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण एक्सीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है 20 वोल्ट पर मीटर, तो उसी डाइपोल के कारण उतनी ही दूरी पे इक्वेटोरियल लाइन निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा 10 वोल्ट पर मीटर, 20 वोल्ट पर मीटर, सी ऑप्शन हो गया 15 वोल्ट पर मीटर और डी ऑप्शन हो गया इनमें से कोई नहीं। तो कितना हो जाएगा 20, ये एक्सीय रेखा पे दे रखा है, इसका आधा हो जाएगा 10 वोल्ट पर मीटर। आरपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यानी विद्युत द्विध्रुव की बात करें हम, इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक बार कुछ चैप्टर में साथ बने रहिए, लास्ट में आपको खुद पता लग जाएगा। वैसे भी आप इतने सारे वीडियो देख चुके हो, आपको पता है लास्ट में कंक्लूजन में सारी चीजें एक साथ कवर करवा दूंगा, बस बीच में आपको कंसंट्रेशन नहीं हटानी। इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र आपको, ये मान लो आपका हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ पे प्लस Q रख दिया, यहाँ पे माइनस Q रख दिया, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2L है, तो डाइपोल मोमेंट P = आप लिख रहे हो Q इंटू 2L। ठीक है, आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करो, ये भी एक्सीय रेखा, एक्सीयल लाइन हो गया, तो यहाँ से क्या मिल रहा है 2kp/r³। वेक्टर के रूप में बात करोगे तो ये दोनों एक्सीय रेखा में डायरेक्शन सेम है। दूसरा है E निरक्षीय रेखा, इक्वेटोरियल लाइन की बात करो तो ये क्या आ रहा है kp/r³, और अब की बार डायरेक्शन में देखो तो ये विपरीत डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, और उसके अलावा आप V की बात करो, पोटेंशियल की बात करो तो ये आता है kp cos θ/r²। ये किसी जनरल पॉइंट पे बात कर रहे हो आप, कोई जरूरी नहीं इसी लाइन पे या इस लाइन पे हो, ऐसे इस पॉइंट पे भी हो सकते हो। तो यहां से ये कितना थीटा कोण बना रहा है, यहां से इसके भी दो केस बना लो आप, एक हो गया एक्सीय रेखा, दूसरा निरक्षीय रेखा, इसको नाम दे दो एक्सीयल, ये हो गया। तो V = एक्सीय रेखा मतलब इसको 0, θ = 0, तो V = क्या मिला kp/r²। निरक्षीय रेखा यानी θ = ये इधर लेके आ जाओ 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू 0, यानी V = 0। इस चैप्टर का इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में जो कुछ भी आएगा, ये चार चीजें आपको बोर्ड पे दिख रही हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, एक्सीय रेखा पे विद्युत क्षेत्र क्या होता है 2kp/r³। k क्या है आपको पता है 1/4πε0, या k 9 × 10⁻⁹ स्थिर विद्युतिकी नियतांक। P क्या है डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। R क्या है इसके सेंटर से डिस्टेंस है। निरक्षीय रेखा इक्वेटोरियल ये वाली लाइन हो गई, kp/r³ इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, फिर पोटेंशियल की बात करें, विभव की बात करें तो kp cos θ/, ये जनरल पॉइंट पे लिख दिया मैंने, और यहां से एक्सीय रेखा पे तो ये है kp/r², और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है निरक्षीय रेखा पे V = 0। ये आपको 4 पॉइंट ध्यान में रखने हैं, यहीं से आपका क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक है, अब वापस एक बार कंक्लूड करते हैं। पहला आपका था कूलाम नियम। कूलाम नियम पे क्या क्वेश्चन बन रहा था, सबसे पहले आप एक बार चेक कीजिए। F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, एक क्वेश्चन तो बन रहा था कि यहाँ पे माध्यम की बात करें, दूसरा क्वेश्चन बन रहा था
आप F इक्वल टू सुपरपोजिशन या अध्यारोपण सिद्धांत की बात करें, F1 F2 प्लस F3, यानी कोई एक ऐसे आपको क्यूब दे सकता है या फिर आपको कोई एक स्क्वायर दे सकता है या फिर एक सिस्टम दे सकता है, वहाँ पे आपको रिजल्टेंट फोर्स पूछ सकता है, तो ये इस रूप में आपको करना है। ठीक है। दूसरा है फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, E एंड V। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपने क्या लिखा, E इक्वल टू बेसिक फॉर्मूला क्या, F अपॉन क्यू, न्यूटन पर कूलाम। V इक्वल टू आपने क्या लिखा, W अपॉन क्यू। ठीक है, दोनों में ये फर्क है, ये इसका हो गया जूल पर कूलाम, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आती है तीसरी बात, पॉइंट चार्ज की वजह से, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, पॉइंट चार्ज के कारण ये ज़्यादा आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल, E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और V क्या मिला था, के क्यू अपॉन आर। ठीक है। उसके बाद में आपको E और V में क्या रिलेशन था, E इक्वल टू वेक्टर माइनस ग्रेड V, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फिर इनका यूनिट और डायमेंशन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव के बारे में आपको पता लग गया। फिर तीसरा पॉइंट था आपका विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसको आपने लिखा था फाई E इक्वल टू ई डॉट एस, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल। और फ्लक्स को वैसे आप इजी वे में कैसे डिफाइन किया था, विद्युत बल रेखाओं की संख्या, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, यहाँ से आपको ये विद्युत फ्लक्स मिला था। विद्युत फ्लक्स के बाद में फिर चौथा, गाउस ने भी विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन अपना नियम दिया था, और उसने क्या कहा था, किसी बंद पृष्ठ के अंदर जितना आवेश है उसमें एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता परमिटिविटी है, उससे डिवाइड कर दो तो आपको ये भी फ्लक्स मिल जाएगा। इस फ्लक्स पे भी आपने क्वेश्चन कर लिए थे, कोई एक क्यूब है दिया हुआ, उसके एक अंदर रखा हुआ चार्ज है, या फिर कोने पे रख दो, उसके फेस पे रख दो, यहाँ वाले कॉर्नर पे एज पे रख दो। ठीक है, ये यहाँ से आपको फ्लक्स के बारे में एक गाउस नियम के ये फॉर्मूले के बेस पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। दूसरा गाउस नियम के अनुप्रयोग है एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन पे आपने कितने सारे क्वेश्चन, एप्लीकेशन गाउस नियम के एप्लीकेशन से आपने कितना कर लिया। एक तो लाइन चार्ज की वजह से E इक्वल टू क्या होता है, 2k लेमडा अपॉन आर। ठीक है, उसके बाद में ये लाइन चार्ज हो गया, थोड़ा सा और आगे एक्स्ट्रा लिख रहा हूं। गॉस लॉ के एप्लीकेशन में आपने क्या क्या कर लिया, वो ध्यान रखना है। E इक्वल टू आपको पहले तो पॉइंट चार्ज है, पहला पॉइंट चार्ज से आपको क्या मिला, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दूसरा आपको मिल रहा है E, कोई लाइन चार्ज है, रेखीय आवेश है, तो क्या मिल रहा है 2k लेमडा अपॉन आर। तीसरा आपको मिल रहा है कोई E है, स्फेयर की बात करें, कंडक्टिंग स्फेयर, चालक गोला, तो E क्या मिल रहा था आपको, E आउट, बाहर की साइड मिल रहा था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सरफेस पे क्या मिल रहा था, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। अंदर क्या मिल रहा था, E इन इक्वल टू 0। उसके बाद में चौथा पॉइंट था आपका, अब की बार अचालक गोला, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर, नॉन कंडक्टिंग स्फेयर। ठीक है, वहाँ पे आपको क्या मिला था, E आउट आपको मिल गया था के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। E सरफेस पे क्या मिल गया था, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और अंदर E इन साइड क्या मिला था, रो स्मॉल आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से आपको मिला था 1/r स्क्वायर, लेकिन अचालक गोले के अंदर स्थित क्या है, E प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, यहाँ से न्यूमेरिकल भी कर सकते हो, वैल्यू दिया जाए तो वैसे कर सकते हो। फिर आपका आता है सीट या चालक पट्टिका, ये दो तरीके से हो सकती हैं। एक है कंडक्टिंग चालक पट्टिका, उसके कारण आपको क्या मिला, E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, और अचालक पट्टिका के कारण आपको क्या मिला, सिग्मा E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट। ठीक है, ये आपका गॉस लॉ के अनुप्रयोग थे, एक साथ आपने लिख दिए। पॉइंट चार्ज हो गया, लाइन चार्ज हो गया, चालक गोला कंडक्टिंग स्फीयर हो गया, अचालक गोला हो गया, और सीट होगी। सीट भी दो तरीके से हो गई, चालक और अचालक। गॉस लॉ के अनुप्रयोग में इन फॉर्मूले से बाहर कुछ नहीं आएगा।
ये कंक्लूजन हो गया एक, ठीक है। उसके बाद में आपके आया था इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल में आपको क्या करना था, एक तो E फाइंड करना था और दूसरा आपको V फाइंड करना था। E का फॉर्मूला था वो भी आपने दो लिख दिया, एक तो हो गया E आपको एक्सीय लाइन, दूसरा हो गया निरक्षीय रेखा। यहां से मिला था आपको 2kp/r³ यानी E प्रोपोर्शनल टू 1/r³। यहाँ पे मिला था kp/r³, E प्रोपोर्शनल टू 1/r³, एक ही बात है। फिर V के लिए मिला था kp cos θ/r², इसके भी आपने दो टुकड़े कर दिए, ये हो गया V की बात करते हैं। V हो गया आपका एक्सीय रेखा पे, तो क्या मिल जाएगा, θ=0 यानी kp/r²। निरक्षीय रेखा पे cos 90 0 होता है, तो यहां से आपको V, निरक्षीय रेखा पे बात करें तो आपको क्या मिलेगा, 0। ये डाइपोल की बात होगी। डाइपोल मोमेंट आपको क्या लिखा हुआ है, P = Q/2L, और इसकी डायरेक्शन, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, विद्युत क्षेत्र की दिशा +Q से -Q की ओर होती है। ये भी आपको बेसिक चीज पता होना चाहिए, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और डाइपोल की बात करें तो -Q से +Q की ओर होती है। ये आपका डाइपोल मोमेंट हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड पे, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल पे ये क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद में वापस आओ कूलाम नियम पे, ये हो गया विद्युत क्षेत्र और इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे, ये दोनों का इंट्रोडक्शन हो गया। फिर फ्लक्स के बारे में ये पता आपको चल गया, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फिर यहाँ से गाउस लॉ हो गया, गाउस लॉ में एक क्वेश्चन तो ये बनता है, या फिर गाउस लॉ के एप्लीकेशन में आपको यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके साथ में फिर क्या आता है आपके, इलेक्ट्रिक डाइपोल आता है। तो डाइपोल के बारे में या डाइपोल की वजह से या तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ सकते हैं, या फिर डाइपोल की वजह से आपको पोटेंशियल पूछ सकते हैं। और एक क्वेश्चन डाइपोल पे अगर बनता है तो ये हो सकता है कि कोई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तो इजी क्वेश्चन है, इसके अंदर कोई एक डाइपोल रख दिया आपने, यहाँ पे +Q है, यहाँ पे -Q है। अब क्या होगा, यहाँ पे इसकी तरफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स F = क्या लगेगा, Q × E। यहाँ पे फोर्स क्या लगेगा, F = Q × E, और ये इस डायरेक्शन में -Q, ये उधर डायरेक्शन में +Q। अब की बार क्या है, इस पे टोटल फोर्स आप निकालो, F रिजल्टेंट = तो ये हो गया +QE, वो वाला हो गया -QE। तो यानी टोटल फोर्स क्या मिल रहा है आपको, 0। किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर लगने वाला कुल बल का मान कितना है, 0, ठीक है। लेकिन फिर भी आप देखो ये ऐसे रखा हुआ है, एक फोर्स उधर एक फोर्स इधर, ठीक है, और दोनों एक ही लाइन में नहीं है। एक ही लाइन में नहीं है, इसका मतलब आपको बताया था मैकेनिक्स वाले चैप्टर में, ये क्या टॉर्क का निर्माण करेंगे, बल आघूर्ण का निर्माण करेंगे। ये इसको इधर ले जाना चाहेगा, इसको इधर ऐसे करना पड़ेगा। तो एक ही लाइन में नहीं है, इस वजह से टॉर्क का बनाएंगे। तो यहां से इन दोनों के बीच में लगने वाला बल आघूर्ण, जिसको आप टॉर्क बोलते हो, वो तो 0 नहीं होगा। टो नॉट इक्वल टू 0, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, टो इक्वल टू, दोनों में से ये होता है बल गुणा उन दोनों के बीच फोर्स, और उनकी बीच की ये जो डिस्टेंस है ये वाली। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी थी, 2L। अगर इसको आप थीटा मानते हो तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला 2L sin थीटा। अरे कोई समकोण त्रिभुज दिख रहा है ना, ये कर्ण दिया हुआ है, ये लंब हो गया 2L sin थीटा। तो बल हो गया Q × E, और ये हो गया 2L sin थीटा। यहां से आप लिख रहे हो Q × 2L × E sin थीटा। Q × 2L को क्या लिखते हो, P। तो यहां से आपको टॉर्क बल आघूर्ण क्या मिला, PE sin थीटा, या टो इक्वल टू P × E। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, 12th क्लास में दिया हुआ है, एक टॉपिक दिया हुआ है, हो सकता है एग्जामिनर NCERT 12th क्लास से पेपर बनाए तो ये दे भी सकता है। कोई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, समरूप विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र में आपने किसी डाइपोल को रख दिया है, विद्युत द्विध्रुव को रख दिया, तो उस पर फोर्स, नेट फोर्स कितना लगेगा, बल कितना लगेगा, 0। लेकिन बल आघूर्ण
टॉर्क का मान जीरो नहीं होगा, उसकी वैल्यू क्या आ रही है, पी ई साइन थीटा। पी क्या है, विद्युत इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको दिया हुआ रहेगा, और दोनों की वैल्यू है, और ये किस एंगल पे रखे है आपने, थीटा एंगल पे रखा है। अगर आप ऐसे रखोगे तो कोई टॉर्क नहीं लगेगा, साइन जीरो की वैल्यू जीरो आ जाएगी। अगर आप ऐसे रखोगे साइन 90 की वैल्यू 1 आ जाएगी, पी इंटू ई, यानी पी क्रॉस ई, पी ई साइन थीटा आपको टॉर्क मिल जाएगा। तो इसका नाम क्या दे सकते हो आप, समरूप विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को रखने पर उस पर परिणामी बल का मान जीरो होता है, लेकिन बल आघूर्ण का मान क्या होता है, टॉर्क का मान क्या होता है, पी ई साइन थीटा। तो टॉर्क पे आपको ये क्वेश्चन भी, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पे ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। बाकी आपका यहीं से काम में हो जाएगा। ये आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपका वापस आ जाओ, ये कूलम पे हो गया, ई और वी पे हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पे हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, फ्लक्स पे हो गया, गॉस लॉ पे हो गया, गॉस लॉ के एप्लीकेशन हो गए, और उसके बाद में आपका हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। फिर लास्ट इस चैप्टर में क्या, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोडायनामिक्स में एक जो टॉपिक दे रखा है आपका मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल इक्वेशन में आपको कुछ ध्यान नहीं रखना, बस 4 इक्वेशन है जो अभी तक आपने लास्ट टाइम से करके आए। पहला गॉस लॉ क्या था, आपने बताया था फ्लक्स में फाई ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यही था। और दूसरी फ्लक्स की परिभाषा डेफिनेशन आपने क्या बनाई थी, ई डॉट डी एस, यही था। इन दोनों को मिला दिया और मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन बन गई। क्या, दोनों ये लेफ्ट साइड इक्वल हैं तो राइट साइड ही कर दो, यहाँ से क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको आप नाम दे सकते हो स्थिर वैद्युतिकी में गाउस नियम, यही है स्थिर वैद्युतिकी में गाउस नियम। मैक्सवेल की पहली इक्वेशन अभी आपने किया है, वही आ गया। दूसरा है, इसी को अगर चुंबकीय क्षेत्र में आप बात करो तो यहां पे ई की जगह क्या आ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बी डॉट डी एस। लेकिन अभी तक आपने नोटिस किया होगा, ये जो आप बंद पृष्ठ बना रहे थे, एक चार्ज को रख रहे थे प्लस क्यू आवेश, और इसके कारण आप फ्लक्स निकाल रहे थे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ऐसे ही कोई पृष्ठ, बंद पृष्ठ बनाओ, उसके अंदर आप मैग्नेटिक मोनोपोल को रख सकते हो क्या, चुंबकीय एकल ध्रुव आवेश तो ये अकेला रह सकता है इसके अंदर, लेकिन चुंबक को आप कितने ही टुकड़े कर लो, एन और एस तो बनेंगे, डाइपोल तो रहेगा हमेशा। और डाइपोल अगर आप रखते हो अंदर, तो जितना आवेश यहाँ पे रहेगा उतना आवेश माइनस क्यू रहेगा, तो टोटल चार्ज तो जीरो रहेगा ना। इसका मतलब फ्लक्स का मान जीरो आएगा। यानी कहने का मतलब गाउस लॉ को ऐसे करूं मैं, एक विद्युत द्विध्रुव को और गाउस नियमानुसार एक पृष्ठ के अंदर ले जाओ, यानी यहाँ माइनस क्यू है प्लस क्यू है, तो आप फ्लक्स का मान कितना आएगा, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों जीरो हो जाएंगे तो आंसर जीरो आएगा। वही चीज क्या कह रहा हूं मैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की हम बात करें, तो वहां पे मोनोपोल का अभी तक कोई एग्जिस्टेंस नहीं आया है, अस्तित्व नहीं है। चुंबकीय एकल ध्रुव का कभी आपने नाम सुना है, हो ही नहीं सकता। कितनी भी बड़ी चुंबक है, आप इसके टुकड़े, ये एन है एस है, आप सोचोगे बीच में से टुकड़ा कर देंगे तो एन इधर हो जाएगा, नहीं होगा। फिर ये एस बन जाएगा, ये एन बन जाएगा, अलग करोगे तो, और टुकड़ा करोगे तो भी एन और एस बन जाएंगे। इसका मतलब मैग्नेटिक मोनोपोल अभी तक अस्तित्व में नहीं है। तो नहीं अस्तित्व में, इसका मतलब गाउस लॉ, इसके लिए गाउस लॉ करोगे, बनाओगे, तो फिर क्या आएगा, यहाँ पे रखा, अंदर कोई मैग्नेटिक चार्ज ही नहीं है, चार्ज नहीं है, इसका मतलब फाई इक्वल टू जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो आंसर क्या आना चाहिए, जीरो। ये क्या हो गया, इसको आप क्या नाम दोगे, चुंबकीय क्षेत्र में गाउस नियम। क्लियर है क्यों जीरो आया, ये किस बात को प्रदर्शित कर रहा है, मैक्सवेल की दूसरी इक्वेशन बी डी एस इक्वल टू जीरो, मैग्नेटिक फील्ड में गाउस लॉ। और जीरो क्यों आ रहा है इसके बात का, ये इस बात को सिद्ध कर रहा है कि मैग्नेटिक मोनोपोल का एग्जिस्टेंस नहीं है, वो अस्तित्व में नहीं है, चुंबकीय एकल ध्रुव अस्तित्व में नहीं होता, ठीक है, इसलिए आपने यहाँ पे जीरो लिखा है, ठीक है। उसके बाद में वापस आप, इससे पिछले वाले चैप्टर में आपने बताया था कि अभी इस चैप्टर में आपने क्या है, v इक्वल टू क्या किया है, ई डॉट डी एल, ये किया है। उससे पहले
लेंज नियम, सॉरी फैराडे का नियम क्या था? ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है? माइनस डी फाई अपॉन डी टी, ये होता है। ये भी वोल्ट में है, और यहां पे भी आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको आप वोल्ट में माप रहे हो, एक क्लोज सरफेस में इन दोनों का आप करो तो ई डी एल और ये डी फाई दोनों वोल्ट हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा? ई डॉट डी एल इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको? माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ये फाई कौन सा है? मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। उसके बाद में एम्पियर का नियम, इसको आप लिख सकते हो फैराडे, विद्युत चुंबकीय का फैराडे का नियम। ये मैक्सवेल की विद्युत चुंबकीय प्रेरण में फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, ठीक है। उसके बाद में एम्पियर नियम, ठीक है, ये इसको क्लोज सरफेस में कर दो। एम्पियर नियम क्या होता है? लास्ट चैप्टर में आपने 11-12 वाले में पढ़ा था, कोई क्लोज पाथ है, लाइन इंटीग्रल आप बात करो, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की रेखीय समाकलन, लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल, ठीक है, वो क्या होता है? सेम इसी के कंपेरिजन में आप गाउस वाली बात कर रहे हो ना, वो लाइन इंटीग्रल में, तो आप ऐसे कर सकते हो कि म्यू नोट, ठीक है, निर्वात की चुंबकनशीलता और उस कोई लूप है उसके अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही है, I1 I2, तो यहाँ आप सिग्मा आई लिख सकते हो, I1 प्लस I2, कोई वायर के अंदर जितनी भी बह रही है, तो इसको आपने लिख दिया म्यू नॉट I, कंडक्शन करंट, ठीक है। यानी ये एम्पियर नियम था आपका। अब एम्पियर नियम को मैक्सवेल ने थोड़ा सा सुधार दिया। कैसे? एम्पियर नियम तो ये था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई सी, कोई कंडक्शन करंट, चालन धारा है, ठीक है। यहां पे ये एम्पियर नियम है, लेकिन एम्पियर नियम कई जगह गलत हो जाता है। कैसे? मान लो कोई कैपेसिटर को आप चार्ज कर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र, यहां से आप इसको चार्ज कर रहे हो, करंट फ्लो हो रहा है, यहां पे कोई एक लूप बनाओ आप, और यहां पे एक लूप बनाओ। अब आप एम्पियर नियम लगाओ कि बी डॉट डी एल है, ये चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, ठीक है। यहां पे चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन करोगे तो बी डॉट डी एल, यहां पे करंट फ्लो हो रही है, तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी इस लूप L1 के लिए। लेकिन इस लूप में यहाँ पे आपको कोई करंट फ्लो नहीं दिख रही है, इसका मतलब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन यानी मैग्नेटिक फील्ड आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। एम्पियर के नियमानुसार तो 0 मिलना चाहिए ना, यहाँ पे एम्पियर के अनुसार कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, ये धारावाही चालक तार है, इसके चारों ओर कोई ना कोई चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा, ठीक है। अभी 11-12 वाले पार्ट में आपको विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, वो चैप्टर में आपको बताया था। कोई एक कंडक्टिंग वायर है, उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे आपको ये कह रहा हूँ, इस वायर के अंदर आपने ये कोई लूप बनाया, एम्पियर नियम कह रहा है कि यहाँ पे इस वायर में ये करंट फ्लो हो रही है, तो आसपास चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा, और वो आप चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन करके, लाइन इंटीग्रल करके इस क्लोज लूप में पता कर सकते हो, तो म्यू नॉट आई इंटू सी इसके लिए हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रही, तो इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड 0 आना चाहिए ना। लेकिन एक्सपेरिमेंट आप करते हो तो यहाँ पे बी नॉट इक्वल टू 0 मिला था, और इस बात को प्रेक्षित किया था मैक्सवेल ने। तो फिर उसने अपना एक और बात इसमें जोड़ी थी कि यहाँ पे कोई ना कोई करंट फ्लो हो रही है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपको 0 नहीं मिलके नॉन 0 मिल रहा है, और उस करंट को नाम दिया था मैक्सवेल ने विस्थापन धारा, डिस्प्लेसमेंट करंट। यहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र मिल रहा है, ठीक है, वो नियत धारा की वजह से मिल रहा है, ठीक है। यानी ये जो करंट फ्लो हो रही है, ये BDL, ये वाला जो लूप है, यानी एम्पियर का जो नियम है वो सिर्फ और सिर्फ जो नियत धारा है,
या कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वजह से जो आपको मिलेगा वहीं तक एप्लीकेबल है, वहीं पे लागू है एम्पियर का नियम। लेकिन जैसे यहाँ पे ये आपको जो विद्युत धारा जिसकी आप उम्मीद कर रहे हो, कल्पना कर रहे हो, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो मिल रहा है, उसको आपने क्या नाम दिया? विस्थापन धारा, डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये आपको मिलेगी परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र के कारण, ठीक है, जिसकी वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हो I इक्वल टू आई डी डिस्प्लेसमेंट एप्सिलॉन नॉट डेल फाई अपॉन डेल टी। ठीक है, ये आपका हो गया विस्थापन धारा एप्सिलॉन नॉट, इसको डेल फाई, इसको भी ऐसे लिख सकते हो आप, एग्जैक्टली आपको बताऊं मैं, विस्थापन धारा आपके इसमें दे रखा है, ये फाई इलेक्ट्रिक फील्ड आपका फ्लक्स हो गया। ठीक है, यानी जो फोर्थ लॉ हो गया वो एम्पियर के नियम को मैक्सवेल ने क्या कर दिया? थोड़ा करेक्ट कर दिया, संशोधित कर दिया। और ये तो आपकी कंडक्शन करंट थी, जो चालन धारा थी, उसके साथ में एक और टर्म जोड़ दी, ये वाली एप्सिलॉन नॉट डेल फाई अपॉन डेल टी, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट करंट, विस्थापन धारा। और ये किसकी वजह से आई है? परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र के कारण आई है। ठीक है, फ्लक्स, तो इसको मैं मिटा के यहाँ पे लिख रहा हूँ, एम्पियर मैक्सवेल जो नियम था उसको थोड़ा सा आपको क्या करना है? करेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये सुधार हो गया, आई सी प्लस आई डी, अब ये सही है। ठीक है, यानी जहां पे कंडक्शन करंट की बात करोगे, सिर्फ कंडक्शन करंट की बात करोगे, कोई कंडक्टर होगा तो यहाँ पे ये जीरो हो जाएगी, ये आ जाएगा। जहां पे आप वैक्यूम की बात करोगे तो कंडक्शन करंट नहीं मिलेगा, आपको डिस्प्लेसमेंट करंट मिलेगा, ये मिल जाएगा। टोटल इसको आपने क्या नाम दिया? एम्पियर मैक्सवेल ये इक्वेशन नाम दे दो, ये मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन नाम दे दो, या एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन नाम दे सकते हो। और ये जो आई डी है डिस्प्लेसमेंट करंट, इसकी वैल्यू क्या है? एप्सिलॉन नॉट डेल फाई ई अपॉन डेल टी, परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा, और जिसको आपने नाम दिया है क्या? डिस्प्लेसमेंट करंट, विस्थापन धारा। एग्जाम में डायरेक्ट आपको ये फ्लक्स की वैल्यू दे सकती है, इसका अवकलन किया, एप्सिलॉन नॉट से गुणा किया, विस्थापन धारा पूछा जा सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता वहां तक एग्जामिनर जाएगा, आपको तो सिर्फ मैक्सवेल की ये चारों इक्वेशन ध्यान रखनी है। इनको याद करने का तरीका मैंने आपको बताया, ये इसलिए लिखा है कि आपको ये समझने में दिक्कत नहीं हो। ये वाला चैप्टर पहले आपने पढ़ा तो गॉस लॉ पढ़ा था, गॉस लॉ क्या था? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर फ्लक्स की दूसरी डेफिनेशन क्या थी? EDS। दोनों को बंद पृष्ठ के लिए कर दिया, क्लोज इंटीग्रल हो गया, EDS इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पहला हो गया। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ, आपने स्थिर विद्युतिकी में गॉस लॉ नाम दिया है। दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र में गॉस लॉ नियम करने के लिए क्या है? ये बात क्या बता रहा है आपको? मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, चुंबकीय एकल ध्रुव अस्तित्व में नहीं होता। इसका मतलब यहाँ पे चुंबकीय ये बी डॉट डी एस इक्वल टू यहाँ पे क्या आना चाहिए? जीरो होना चाहिए। उसके बाद में लाइन इंटीग्रल की बात करो, ई डॉट डी एल, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से, और वही आपको मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और फिर फैराडे का नियम क्या कह रहा था कि आपको फ्लक्स में, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, वो ईएमएफ डी फाई अपॉन डी टी आपको मिल गया था। दोनों को इक्वल कर दो, ये भी वोल्ट में, ये भी वोल्ट में। ठीक है, फिर आता है मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल। मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल आपको बता रहा था कि कोई भी एक क्लोज इंटीग्रल बी का आप लाइन इंटीग्रल करते हो, रेखीय समाकलन करते हो, तो चुंबकीय क्षेत्र मिल रहा है, यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जो 12th क्लास वाले चैप्टर में आपको मैंने पढ़ाया था, बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई होता है। वहां से आपको बस मैक्सवेल ने एम्पियर का ये जो नियम यहां तक था, सिर्फ ये नियत धारा के लिए था। ठीक है, और कहीं ना कहीं उसमें कोई कमी रहेगी थी, जो मैंने आपको बताया, कोई एक कैपेसिटर को चार्ज करो और दो लूप बनाए, पहले लूप में जिसमें करंट फ्लो हो रहा है उसके लिए तो बी डी एल ठीक है, लेकिन जहां पे करंट फ्लो नहीं हो रहा तो वहां पे फिर भी मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है। एम्पियर नियमानुसार तो वहां पे जीरो होना चाहिए, लेकिन फिर भी वहां एक्सपेरिमेंट में मिला, इसका मतलब कोई ना कोई एक्स्ट्रा करंट आपको इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, और वो मैक्सवेल ने क्या इंट्रोड्यूस किया? डिस्प्लेसमेंट करंट, विस्थापन धारा, और जो कि किसकी वजह से थी? परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र के कारण। और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या थी? एप्सिलॉन नॉट डेल फाई ई अपॉन डेल टी। ठीक है, फाई हो गया, इसको आप ई डॉट डी एस भी लिख सकते हो,
फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये रहा फाई को ई डॉट डी एस भी लिख सकते हो। इसके अलग अलग फॉर्म आपके आ गए, ठीक है। ये आपके मैक्सवेल की इक्वेशन होगी। आपको आपका जो स्टडी मटेरियल है उसको मैंने और भी दूसरे रूप में लिख रखा है, यानी इसको गाउस की डाइवर्जेंस थ्योरम के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए आप, अलग अलग रूप में आपको एग्जाम में मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। रूप ये इसका तरीका एक ही है, बस आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। ये ऐसे भी मिल सकता है आपको। देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये जो है ना, ये डेल डॉट ई और इंटू डी वी, ठीक है। ये गाउस की डाइवर्जेंस थ्योरम है, जो ये इन दोनों का सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में आप चेंज कर रहे हो। और इसको Q को भी क्या लिख सकते हो आप, आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, Q इंटू वी, तो Q इक्वल टू रो इंटू वी लिख सकते हो। तो इसको भी ऐसे लिखते हो, इंटीग्रेशन रो इंटू डी वी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से देखो ये कट गया आपका, तो आंसर क्या मिल रहा है आपके स्टडी मटेरियल में ऐसे भी लिखा हुआ मैंने, डेल डॉट ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये भी मैक्सवेल की इक्वेशन है फर्स्ट, यानी एक ही बात है ये और ये आपके जो स्टडी मटेरियल में लिखा हो वो आप ऐसे कैसे ये लिख सकते हो। साथ में ये नहीं लिखा हुआ ये और लिख लो, क्योंकि 12th क्लास के लेवल तक ये ज़्यादा है। और आपके मैंने नोट्स में लिख रखा है वो है, जैसे इस ये मान के कि बीएससी के पार्ट में दे रखा है, इसलिए डेल डॉट ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट दे रखा है। अगर 12th क्लास तक का लेवल रखा तो ये ऐसे कैसे सिंपल वे में पूछेगा। बीएससी लेवल वहां तक जाएगा, वैसे इसको भी आप लिख सकते हो क्या, डेल डॉट बी इक्वल टू 0। इसको आप क्या लिख दोगे, डेल क्रॉस ई, जो आपके नोट्स में लिख रखा है मैंने, ठीक है। ऐसे ही आपको बी अपॉन म्यू नोट, एच को भी आप लिख सकते हो बी अपॉन म्यू नोट। तो ये म्यू नोट इधर आते डेल क्रॉस एच हो जाएगा। लेकिन आपको मूल रूप से यही ध्यान रखना है, ये आपकी मैक्सवेल इक्वेशन हो गई, ठीक है। उसके बाद में वापस इस चैप्टर में आते हैं, कंक्लूजन की बात करें। इस चैप्टर से क्वेश्चन 2 ही बनते हैं आपके, एनालिसिस आरपीएससी प्रीवियस ईयर एनालिसिस की बात। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैंने बहुत सारे बता दिए हैं, लेकिन एग्जाम में 2 ही क्वेश्चन आएंगे, तो कौन से आने की संभावना है उसकी भी हम बात करते हैं। पहला आपका वापस बात करते हैं कूलाम। कूलाम नियम पे जहां तक संभावना है यहीं से बन जाएगा एक क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तीसरा पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, चौथा पॉइंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, पांचवा पॉइंट आपका हो गया गॉस लॉ हो गया, छठा पॉइंट हो गया गॉस लॉ के एप्लीकेशन हो गए। उसके बाद में सातवां पॉइंट हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, और उसके बाद में आठवां पॉइंट हो गया आपका मैक्सवेल इक्वेशन। अब देखिए क्वेश्चन 2 आएंगे, लेकिन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आप समझिए। कूलाम नियम पे आपको क्वेश्चन मिलने की संभावना पूरी है, ठीक है। उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल और फ्लक्स और गॉस लॉ और एप्लीकेशन, ये सब मिला के कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाएगा। कैसे आपको पता है, गॉस लॉ के एप्लीकेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया तो वहां से पोटेंशियल भी निकाल सकते हो। कैसे, V इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से R E डॉट डी आर। E और V में जो रिलेशन था ना, वहां से आप ये निकाल सकते हो। बाकी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कौन कौन से बने थे वो मैंने आपको बता दिए थे। कैसे, इसके अंदर पॉइंट चार्ज की वजह से, बिंदु आवेश के कारण, कंडक्टिंग स्फीयर चालक गोले के कारण, अचालक गोले के कारण, चालक पट्टिका के कारण, अचालक पट्टिका के कारण, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण भी E और V आपको बता दिया है, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में आपके मैक्सवेल इक्वेशन पे एक क्वेश्चन, और मैक्सवेल इक्वेशन पे तो आपको 4 इक्वेशन ही याद रखनी है बस, और क्वेश्चन कोई कुछ बनता नहीं है। चारों क्वेश्चन इक्वेशन कहाँ से आई वो भी मैंने आपको बता दिया। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ, ये मैग्नेटोस्टैटिक्स में गॉस लॉ, उसके बाद में यहाँ पे आपका फैराडे के नियम से आ गया और ये एम्पियर के नियम से आ गया। इसमें भी मैक्सवेल ने क्या कर दिया, थोड़ा करेक्शन कर दिया, और वहाँ से आपको नया एक टर्म मिला था डिस्प्लेसमेंट करंट, एप्सिलॉन नॉट डेल फाई ई अपॉन डेल टी, विस्थापन धारा परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण, ठीक है।
ये आपका कंक्लूजन था इस चैप्टर में से। तो आपको और इस चैप्टर में देखिए क्वेश्चन जो एग्जाम्पल्स हैं जिनके कुछ एक के सॉल्यूशन नहीं है, वो सॉल्यूशन भी आपको अपलोड किए हुए हैं नोट्स के साथ में, सोल्व कर रखा है मैंने। देखिए सबसे पहले आपके है कूलाम का नियम हो गया, एक बार देखिए नोट्स में भी रिवाइज कर सकते हैं आप। कूलाम नियम हो गया, उसके बाद में फिर कूलाम नियम पे 2-3 टाइप के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। उसके बाद में विद्युत क्षेत्र हो गया, विद्युत क्षेत्र के बारे में डेफिनेशन हो गई, और डेफिनेशन के बाद में आपने क्या कर लिया, उसका मात्रक बीमा और फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद में विद्युत क्षेत्र पे भी न्यूमेरिकल आएगा, तो वही जो कूलाम नियम पे जैसे बन रहा था सेम वैसा का वैसा ही, कि 4 पॉइंट दे दिए विद्युत क्षेत्र पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद में है आपका विद्युत फ्लक्स हो गया, ई डॉट डी एस कोस थीटा, ठीक, ई डी एस कोस थीटा हो गया। फ्लक्स पे भी आपको 2 टाइप के क्वेश्चन आ गए, एक तो फ्लक्स का फॉर्मूला था फाई इक्वल टू ई डॉट एस, ये वाला, दूसरा फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कोई ना कोई वो आपको शेप दे दिया, वहाँ से उस हिसाब से भी आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे क्यूब वाला किया था ना घन के लिए, ठीक है। उसके बाद में गॉस लॉ के अनुप्रयोग हो गए, उसके अनुप्रयोग में आपको एप्लीकेशन में लाइन चार्ज हो गया, पॉइंट चार्ज हो गया, स्फेयर हो गया, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग स्फेयर हो गया, कंडक्टिंग सीट हो गई, नॉन कंडक्टिंग सीट हो गई, वो डायरेक्ट फॉर्मूले हो गई, वहाँ से बस उससे बाहर नहीं जाए क्वेश्चन। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव हो गया, विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में रिलेशन V इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर हो गया, इनफाइनाइट से R। और फिर पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव के क्यू अपॉन आर हो गया। फिर चालक कंडक्टिंग स्फीयर, चालक गोले के कारण अंदर स्थित बिंदुओं पे विद्युत विभव 0 नहीं होता है, वो भी मैंने आपको बता दिया, वो भी आपको ध्यान रखना, नोट्स में लिखा हुआ है। फिर अचालक गोले के कारण वो भी फॉर्मूला हो गया, ठीक है, विद्युत विभव। उसके बाद में आता है विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2L, ठीक है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है, उसका यूनिट और डायमेंशन आपको पता है, वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में उसकी अक्षीय रेखा पे और निरक्षीय रेखा पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए आपको दोनों फॉर्मूले पता होना चाहिए, और विभव के लिए भी अक्षीय रेखा और निरक्षीय रेखा पे, निरक्षीय रेखा पे विद्युत विभव 0 होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में क्या है, सीधा आपका मैक्सवेल इक्वेशन आ गया। मैक्सवेल की चारों इक्वेशन है, कहाँ से क्या आ रही है। मैक्सवेल की इक्वेशन की 2-3 प्रॉपर्टी हैं जो मैंने लिख रखी हैं स्टडी मटेरियल में आपको। मैक्सवेल इक्वेशन लीनियर है, रेखीय है, डायरेक्ट 4 इक्वेशन ऐसे कैसे एक बार फर्स्ट ग्रेड में आ गई थी, इसकी 4-5 मैंने प्रॉपर्टी लिख रखी है मैक्सवेल इक्वेशन की, और 4 ऑप्शन आए थे, 3 प्रॉपर्टी सही थी, 1 प्रॉपर्टी गलत थी, तो वो उनमें से आपको देख के बस डायरेक्टली सीधा का सीधा एक बार पढ़ के जाना है, यहाँ तक आ सकता है। अदरवाइज मैक्सवेल इक्वेशन बस वैसे ही दे देंगे आपको, निम्न में से कौन सी मैक्सवेल इक्वेशन नहीं है या गलत है, ये हो गया। उसके बाद में चैप्टर के क्वेश्चन हो गए 30-40, वो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए करने हैं। कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं वो मैंने आपको बता दिया। कूलाम नियम पे आपको 7-8 तरीके के, मतलब 7 से 8 क्वेश्चन करने हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, फ्लक्स, इन पे मिला के 10 क्वेश्चन करने हैं। मैक्सवेल इक्वेशन पे कोई क्वेश्चन नहीं है, 2-4 क्वेश्चन आपको मिल जाएं बस, वो बहुत है। इलेक्ट्रिक डाइपोल पे भी आपको वही फॉर्मूला जो ई और वी के फॉर्मूले थे एक्सी और निरक्षीय रेखा पे, इतने में आपका सारा चैप्टर पूरा हो जाता है। इस चैप्टर में एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, जो आपको यहाँ बता दिया वही करना है। क्वेश्चन आपके 2 आएंगे, और 2 क्वेश्चन आपकी बार सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। सब पे अगर आप मुश्किल से ये मानो 30-40 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कर लो, बाकी डायरेक्टली क्वेश्चन आने की संभावना ये भी है आपको। जो फॉर्मूले आपने लिखे ना, जैसे पॉइंट चार्ज के लिए E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, ये तो फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आ जाएगा, ये डायरेक्टली पूछ लेगा E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। एक ऑप्शन में E प्रोपोर्शनल टू 1/r, E प्रोपोर्शनल टू r, ऐसे भी ऑप्शन आ सकते हैं। तो जो जो फॉर्मूले आए हैं ना, उनका इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है, किसी में प्रोपोर्शनल है, किसी में 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, किसी में 1/r के है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल में तो E प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यूब है, और डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर है। तो ये जो रिलेशन है प्रोपोर्शनलिटी वाले, ये आपको इस चैप्टर में विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। इस चैप्टर में इतना ही था, थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, और बाकी बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है ये। बीएससी का नाम लेके आपको डराया जा रहा था आरपीएससी द्वारा, है ये 11th-12th का चैप्टर जो वहाँ से उठा के शिफ्ट कर दिया है बीएससी वाले पोर्शन में। अब अपन एनालिसिस प्रीवियस ईयर का करें तो 2 क्वेश्चन बनते हैं,
ज़्यादा बनेंगे तो भी मैंने आपको बता दिया है, अगर 2 नहीं 8 क्वेश्चन भी बन जाए तो भी कौन कौन से आएंगे आपको पता चल गया। ठीक है, तो कम आए तो फिर आपको दिक्कत ही नहीं है, ज़्यादा आ जाएंगे तो भी आपको देखो यहाँ से 8 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आप कर सकते हो इस चैप्टर में, और इसके बाहर आरपीएससी एग्जामिनर नहीं जाएगा। भरोसा रखिए और पढ़िए, इस चैप्टर को रिवाइज कीजिए। अगले चैप्टर में मिलते हैं। धन्यवाद।